हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा, वन ऑफ द टॉप फिजिक्स फैकल्टी फॉर आईआईटी जेई। आज बच्चों आप लोगों के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में साथ साथ इसमें कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोलिजन का बहुत जरा सा ही एप्लीकेशन है। ये प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके आप अपने दिल की भावनाएं भी बता सकते हैं कि आप लोग इस सीरीज के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बच्चे यहां पे स्टार्ट करते हैं। अ बॉल स्टार्ट फॉलिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। Having fallen a distance h, the ball rebound elastically off the inclined plane. The distance nh sin alpha from the impact point, the ball rebound for the second time. Here n is an integer, find the value of n. तो क्वेश्चन में ये बोला इन्होंने कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि स्मूथ है और अल्फा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। एक बॉल जो कि एच हाइट से ड्रॉप कराई है आपने, वो रिबाउंड कर रही है इलास्टिकली। इलास्टिकली का मतलब क्या होता है, अभी आप लोगों को सिर्फ इतना समझा रहा हूँ। स्मूथ सरफेस पे जब भी इलास्टिक कोलिजन हो ना, तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉल थीटा एंगल पे आई है वी स्पीड से, मान लो ऐसे नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे आई है, तो ये सेम एंगल पे वी स्पीड से जाएगी। मतलब जिस भी एंगल पे आ रही होगी, चाहे अब इंक्लाइन के साथ अगर कोई चीज ऐसे आके टकरा रही है, अगर ये एंगल अल्फा के बराबर है तो टक्कर के बाद जब ये जाएगी ना, तो ये एंगल अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल के साथ ये एंगल सेम रहेगा, इधर वाला एंगल इधर वाले के बराबर रहेगा, ये एंगल इसके बराबर रहेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को ना अभी के लिए, एक इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है, बस इतना सा आपको इसमें समझाए जाने की जरूरत है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं सीन क्लियर करता हूँ इसका डायग्राम बना के। ठीक है, डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों इस वाले क्वेश्चन में, देखिए एक यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन कंसीडर कर लेते हैं और ये देखो बच्चों हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें बच्चों जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, आपकी बहुत सारी चीजें तब क्लियर होती हैं। ये एंगल इन्होंने अल्फा के बराबर दे रखा है। एक बॉल जिसको एच हाइट से आपने रिलीज किया, दिस हाइट इज गिवन एज एच। ठीक है, वर्टिकल हाइट एच के बराबर अपन को दे रखी है। तो जब ये बॉल बच्चों यहाँ पे पहुंचेगी और यहाँ पे जाके जब टकराने वाली होगी, बॉल जो है जब इससे टकराने वाली होगी, तो इट विल अटेन सम वेलोसिटी वी नॉट, है ना। ऐसे करके इसके पास वी नॉट वेलोसिटी आ जाएगी। अगर मैं आपसे इस एंगल के बारे में बात करूं तो ये 90 माइनस का अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा 90 माइनस का अल्फा, ये सोचने की वाली बात है। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो तो ये वाला एंगल अल्फा के बराबर होगा, तो ये 90 माइनस का अल्फा के बराबर होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई परेशानी होगी। यहाँ पे बच्चों एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, नॉर्मल। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल के साथ एंगल टक्कर के बाद और टक्कर के पहले सेम रहता है। अगर ये 90 माइनस का अल्फा के बराबर है तो ये एंगल बच्चों अल्फा के बराबर होगा। मतलब टकराने के बाद जब बॉल जाएगी ना, तो वो इस नॉर्मल के साथ सेम एंगल पे सेम स्पीड वी नॉट से जाएगी। ये स्पीड बच्चों वी नॉट के बराबर होगी, ये एंगल अल्फा के बराबर होगा, तो ये एंगल 90 माइनस का अल्फा के बराबर होगा। इसको हम बीटा बोल सकते हैं। कोई परेशानी यहाँ तक मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। अब ये यहाँ से बच्चों ऐसे करके जाएगा और ये यहाँ पे जाके कहीं गिर जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये वाली जो डिस्टेंस है ना, वो हमें एन एच साइन अल्फा के बराबर दे रखी है। दिस डिस्टेंस दे हैव गिवन अस एन एच साइन अल्फा। ठीक है, जिसे हम रेंज बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो ये रेंज जो है एन एच साइन अल्फा के बराबर हो गई। यहाँ पे बच्चों अगर आपको याद हो, हमने वी नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट के अंदर 2gh के बराबर होगी। इसमें कोई परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए। रेंज एन एच साइन अल्फा के बराबर है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो बच्चों, तो ऊपर से जब पार्टिकल, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं इसमें, अगर आपने वो मिस कर दिए तो यू मस्ट वॉच देम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों आपने देखा होगा कि जो जब पार्टिकल को आप ऊपर से प्रोजेक्ट करते हो ना, ऊपर से बीटा एंगल पे आने देते हो ना, तो उसकी जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो बच्चों 2u स्क्वायर साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। अगर आप भूल भी गए हो इसको तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हो 2u डिवाइड बाई ए वाई के बराबर, और फिर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन रेंज हो जाएगा जब टी की वैल्यू कैपिटल टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मोशन को पूरी को ब्रेक करके आप यहाँ से भी रेंज का फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूला आप भूल गए हो तो, है ना। पर आपको कहूंगा कि इसको याद रखिए। अब रेंज को उन्होंने एन एच साइन अल्फा के बराबर बोला है, लिख दो बच्चों एन एच साइन अल्फा इज इक्वल टू
बीटा की वैल्यू बच्चों 90 माइनस का अल्फा के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2u²। यू की वैल्यू रख दो बच्चों, यू रूट के अंदर 2gh के बराबर है, तो ये 2gh हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट के अंदर आ गया। साइन बीटा जो है बच्चों कॉस अल्फा बन जाएगा। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे ये साइन ऑफ 90 माइनस का अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस का बीटा, तो ये कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा माइनस का बीटा, तो π/2 प्लस का अल्फा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास ना, डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, एन इंटू एच साइन अल्फा बच्चों बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा बच्चों 4 इंटू जी इंटू एच, जी को काट देते हैं बच्चों, 4 इंटू एच, एक कॉस अल्फा भी काट देते हैं। ये बनेगा बच्चों, अंदर कॉस के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस π/2 माइनस का 2 अल्फा, ये साइन 2 अल्फा बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नीचे ओनली कॉस अल्फा बचा हुआ है हमारा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, तो NH साइन अल्फा जो हमारे पास आ जाएगा वो 8H साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो जो वैल्यू ऑफ n आएगी वो 8 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर जो इस वाले क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन बच्चों बहुत बढ़िया था, बस इलास्टिक कोलिजन वाली जो कंडीशन थी ये आपको ध्यान रखनी है। वेलोस मतलब इसमें स्पीड चेंज नहीं होती टक्कर के बाद में, अगर स्मूथ सरफेस पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होती आफ्टर द कोलिजन, और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सेम रहता है, मतलब ना ये वाला एंगल जो है सेम रहता है। ये था बच्चों एक प्रोजेक्टाइल मोशन और कोलिजन का मिक्स कॉम्बो। प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली मोशन इन अ प्लेन, जैसे आप कई बार दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन को ब्रेक करके करते हो। मैंने थोड़े थोड़े थ्योरी के पार्ट भी बच्चों में कवर कर रखे हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, आप लोगों को काफी हेल्प होगी। ये जो क्वेश्चंस हैं जिनको मैं करा रहा हूं बच्चों, मैंने देखा है कि क्वेश्चन से जितना जल्दी आप सीखते हो उतना जल्दी किसी और तरीके से नहीं सीखा जा सकता। तो इन क्वेश्चंस के साथ आप लोग धीमे धीमे अपना ज्ञान वर्धन कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ एक और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। A projectile is thrown with a velocity of 50 meter per second towards an inclined plane from the ground such that it strikes the inclined plane perpendicularly. एक पार्टिकल को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया, 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, ठीक है, 53 डिग्री एंगल पे आपने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, उससे 90 डिग्री पे जाके टकरा रहा है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड द इंक्लाइन प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जो ये इंक्लाइन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है बच्चों 53 डिग्री एंगल बना रही है। ये आप लोगों को इतना सब कुछ दे रखा है। आपको इन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, कितनी देर तक ये पार्टिकल हवा में रहेगा, मतलब यहाँ से टकराने तक का जो टाइम होगा वो पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द फुट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। फुट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा है इन्होंने ना, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ना, ये वाला, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं डी बोल देता हूँ, डी पूछा है। तो ये बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है बच्चों। प्रोजेक्टाइल भी मिक्स है, मोशन इन 2 डायमेंशन से भी कर सकते हैं बच्चों। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई डू इज, मैं मोशन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लेता हूं। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेक्टिलिनियर मोशन में ब्रेक कर लेता हूं, मतलब ना दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रेक्टिलिनियर मोशन होती है उनमें रेक्टिलिनियर मोशन के फंडे लगा देता हूं, काम खत्म हो जाता है। अब आप बोलोगे सर आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि मैं अगले पेज पे चलता हूं, ठीक है। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, ओके, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, इसको हम ui बोलेंगे, ठीक है, इसको ux बोलेंगे। तो ux जो आएगा बच्चों वो हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा, और uy जो आएगा बच्चों वो हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक्सेलरेशन बच्चों हमारे पास g के बराबर होगा, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। जब ये टकरा रहा है ना, तो इन्होंने हमें बोला है कि परपेंडिकुलरली टकरा रहा है, तो इसकी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बच्चों किया जा सकता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पूरा टाइम 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है ना यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बच्चों पूरा टाइम 30 मीटर पर सेकंड रहेगा। इस वेलोसिटी को अगर मैं v मान लूं तो ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है। क्यों है 45 डिग्री के बराबर? क्योंकि ये 45 है, तो ये 45 होगा, तो ये 45 हो जाएगा। मेरे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तो क्या मैं v की वैल्यू पता कर सकता हूँ? v cos 45 जो है वो हमारे पास 30 के बराबर आ जाएगा। तो v की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों वो 30√3 के बराबर, √2 के बराबर आ जाएगी, √2 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। क्योंकि 45 डिग्री बच्चों, तो v का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ना वो भी 30 मीटर पर सेकंड ही आएगा।
क्योंकि v की वैल्यू 30√2 आई है, वैसे इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, मेरा ध्यान कहीं और था इसलिए मैं इतना सब ये स्टेप लिख रहा हूँ। अदरवाइज मैं पहले ही बोलता 45 डिग्री पर रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब नेट वेलोसिटी 45 डिग्री पे आ रही है, ये वाला 30 मीटर पर सेकंड है, ये भी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हो गया, ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ है, ध्यान रखना इनिशियल x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना था ये। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली एक चीज दिख गई कि पहले इसका y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड था ऊपर की तरफ, और बाद में हो गया 30 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू u इन y डायरेक्शन प्लस का a इन y डायरेक्शन इनटू t का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि y डायरेक्शन में ये मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, y डायरेक्शन में g एक्सेलरेशन है। मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है y डायरेक्शन में माइनस का 30 के बराबर हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी पता है मुझे 40 के बराबर हो गई है, g की वैल्यू मेरे को t के बराबर मतलब 10 के बराबर पता ही है, t आ जाएगा बच्चों यहाँ से, तो t की वैल्यू बच्चों 7 सेकंड के बराबर आ जाएगी। 7 सेकंड में बच्चों ये पार्टिकल जो है यहाँ पे जाके टकरा गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी यहाँ तक होगी। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है बच्चों यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट को मैं ओ डैश बोल दूं और इसको अगर मैं ओ बोल दूं तो ओ ओ डैश भी हमें कैलकुलेट करना है, ओ ओ डैश की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा ये वाला था। ओ डैश की वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिखूंगा। कहां से कहां तक की? ये जो पूरी डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट तक की, जहां पे ये टकरा रहा है ना बच्चों, वहां तक की डिस्टेंस लिखूंगा। इसको मैं एक्स बोल दे रहा हूं। क्या ये बच्चों 7 सेकंड में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का? आप बोलोगे हाँ सर, ये तो 7 सेकंड में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30 इंटू 7 के बराबर, मतलब 210 मीटर के बराबर। 210 मीटर आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे ये हाइट पता लग जाए, ये पता लग जाए h, तो ये अगर h होगा तो ये भी h के बराबर होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। आप बोलोगे हाँ सर, तो जो ओ ओ डैश है वो x माइनस का h के बराबर होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे h कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मुझे ये पता है कि y डायरेक्शन में ये 7 सेकंड के अंदर y डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ना तुम y डायरेक्शन देखो बस। तो पार्टिकल पहले यहाँ पे था, अब यहाँ h हाइट ऊपर है, तो आप इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो y डायरेक्शन में, h इज इक्वल टू 40 इंटू टी। टी कितना है बच्चों? 7 के बराबर, माइनस का हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो h की वैल्यू आ जाएगी 7 चौक 28, 280 माइनस का 5 इंटू 49, 245, ये 245 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 35 मीटर के बराबर। ये 35 मीटर आ गया। x का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा था बच्चों? x का वैल्यू दे रखा था हमें 210 मीटर, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 210 माइनस का 35, d की वैल्यू बच्चों 175 मीटर के बराबर आ जाएगी, एंड दिस इज आवर आंसर। सही लिखा है मैंने, 175 मीटर। यस, 7 सेकंड एंड 175 मीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन? जो है बढ़िया क्वेश्चन था। मोशन को दो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के तो मतलब हमें फंडे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें तो बस रेक्टिलिनियर मोशन के फंडे लगाए। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, यही करना होता है बच्चों बहुत बार। जब भी ऐसा बच्चों दिखे ना, तो मैं बाद में वेलोसिटी का एंगल पता लग जाए ना, तो एक्स और वाई कंपोनेंट पता करके हमेशा उसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना, रिलेटिवली ईजी रहेगा। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा चल रहा है और उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन के कई सारे केसेस ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, सारे डेरिवेशन करा चुका हूँ, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ। एक और बच्चों मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मिला और इस वाले क्वेश्चन को भी मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को। ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मिल रहे हैं बच्चों। सो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना जरूर, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए भाई क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन। एक पार्टिकल को आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। इंक्लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो 37 डिग्री एंगल है विद दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये एंगल भी बच्चों 37 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने इस एंगल को हम अल्फा बोलते हैं और इस एंगल को हम बीटा बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे दोनों ही 37 डिग्री के बराबर हो गए। और ये बच्चों मैंने जो एक इससे पहले जो केस करवा रखा है ना, जिसमें इंक्लाइन पे ऊपर से आप किसी पार्टिकल को फेंकते हो, वो वाला केस है। अल्फा और बीटा हमारे पास ये हो गए। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों, उन दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। मैंने पूरा मतलब डेरिवेशन कराए हैं, रेंज के, टाइम ऑफ फ्लाइट के, सब सारे के सारे डेरिवेशन मैंने इस वाले के कराए हैं, ऊपर से फेंकने वाले के भी और नीचे से ऊपर की तरफ फेंकने वाले के, इंक्लाइन के अलोंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखी है, उस पर जाके क्लिक करके देख लेना, ठीक है। At the same time, a flat trolley is released from a point 27 meter down the incline, which goes down without any friction starting from rest. If the particle lands in the trolley, find the speed with which the particle is projected. अच्छा, ये ट्रॉली दे रखी है जो कि 27 मीटर नीचे है
और ये बच्चों पार्टिकल जाके इस ट्रॉली में लैंड कर रहा है। अच्छा, ट्रॉली का कोई साइज नहीं दे रखा, ठीक है, मतलब हम ट्रॉली का साइज नेग्लिजिबल कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। अब हमें इसकी स्पीड बतानी है बच्चों, ये जो यू स्पीड, जिस स्पीड से इसको पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ना कि ट्रॉली में जाके गिरे, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, यहाँ पे देखो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिस टाइम पे जिस जगह पे पार्टिकल गिर रहा हो उस जगह पे ट्रॉली पहुंच जानी चाहिए, ठीक है ना, यही हुआ ना, मतलब ट्रॉली को तुम यहां से रिलीज कर रहे हो, ठीक है। अगले पेज पे डायग्राम है इसका ना, है ना। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, यहाँ पे आपने ट्रॉली को यहां से रिलीज किया तो ट्रॉली का एक एक्सेलरेशन आएगा। ट्रॉली का एक्सेलरेशन बच्चों कितना आएगा, जी साइन 37 के बराबर, और वो कितना होता है बच्चों, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। एक मिनट ना, यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, जी साइन 37, ये आ जाएगा बच्चों 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। जितने टाइम में पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच रहा है, मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उतने टाइम में ट्रॉली यहां से यहां पहुंच जानी चाहिए, है ना। ओके, अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या, 2u डिवाइडेड बाई ए वाई के बराबर होता है। अब यहाँ पे यू वाई और ए वाई क्या होते हैं बच्चों, इंक्लाइन के अलोंग तो हम मानते हैं एक्स एक्सिस, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मानते हैं वाई एक्सिस। तो इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो जी होगा नीचे की तरफ, उसका इधर वाला कंपोनेंट ए वाई कहलाएगा, और u का जो इधर वाला कंपोनेंट है ना बच्चों u, ये एंगल हमने बताई दिया आपको 37 डिग्री के बराबर है, तो जो यू वाई होगा ना यहाँ पे वो u साइन 37 के बराबर होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन जो होगा वाई डायरेक्शन में बच्चों, माइनस का ये g का इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जब मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दी है तो इस माइनस को लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इस माइनस को बच्चों लगाने की जरूरत हमें नहीं होती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन दिखा रखी है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ना बच्चों वो 2u बाई विच इज u साइन 37, मतलब विच इज 3/5u डिवाइडेड बाई ए वाई मतलब 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, 2 से इसको काट दो तो 3u डिवाइडेड बाई 20 के बराबर आ जाएगा बच्चों ना टाइम ऑफ फ्लाइट। u तो हमें दे नहीं रखा, u ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का। उतने टाइम में इस ट्रॉली ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा बच्चों, d कितना होगा, ट्रॉली का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाफ, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, 3u/20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी मैंने इधर की तरफ, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो इसका जीरो है, ट्रॉली का यू तो जीरो, एक्सेलरेशन 6 के बराबर है, तो हाफ 6 इंटू दिस का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे बच्चों तो ये 3 बन जाएगा, ये 27u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 हमारे पास आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई बच्चों ना हमारे पास, जो ये डिस्टेंस इसने कवर की होगी। आपको रेंज का फॉर्मूला याद है, ऊपर से जब पार्टिकल को फेंकते हैं, 2u² साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये होता था बच्चों। यहाँ पे अल्फा और बीटा बच्चों बराबर है, तो ये अल्फा बीटा जीरो, अल्फा माइनस का बीटा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो ये बन जाएगा बच्चों 2u² साइन 37 बच्चों 3/5 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई जी जो कि 10 के बराबर होगा, इंटू कॉस 37 का स्क्वायर, ये 16 डिवाइडेड बाई 25 के बराबर आ जाएगा। 5 से बच्चों इसको 5 को काट देंगे, 5 से ये कटेगा और ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3u² डिवाइडेड बाई 16 के बराबर। रेंज हमारे पास ये आ गया। अब तुम्हें पता है जो रेंज होगा वो 27 प्लस का d के बराबर होगा या नहीं होगा, ये जो d डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल किया है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि तभी ट्रॉली यहाँ पहुंचे वहीं से टाइम पे पार्टिकल पहुंचना चाहिए। तो रेंज की वैल्यू जो हमारे पास 3u² डिवाइडेड बाई 16 जो आ रही है वो 27 प्लस का 27u² डिवाइडेड बाई 400 के बराबर होगी। 3 की वैल्यू बच्चों इससे उड़ा दो 9 और ये 9 आ जाएगा। और देखो बच्चों एक काम करते हैं, u वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, 9u² डिवाइड बाई 400 माइनस का, इसको भी बच्चों एक काम करते हैं 25 से नीचे 25 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा गलत कर दिया मैंने, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो 25u² डिवाइड बाई 400 हो जाएगा, ये वाला टर्म ना 25u² डिवाइड बाई 400 हो जाएगा, माइनस का 9u² डिवाइड बाई 400 एंड दिस कम्स आउट टू बी 9, तो ऊपर आ जाएगा 16, तो u² जो होगा ना बच्चों वो 9 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 16 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर u की वैल्यू देखोगे ना, जब रूट लोगे तो 9 का रूट आ जाएगा 3, 400 का आ जाएगा 20, और यहाँ पे बच्चों 16 का आ जाएगा 4, इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, u की वैल्यू बच्चों 15 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक थोड़ा सा हटके था ये क्वेश्चन जो है, कोशिश मैंने ये की कि आप लोगों को
हर तरीके के क्वेश्चन कराने की कोशिश है, मतलब ना नॉट ऑलवेज नॉट सुपर डिफिकल्ट, लेकिन कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मतलब आपकी हेल्प करें। आपने अगर मेरे थ्योरी लेक्चर देख रखे हैं तो उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लो। थ्योरी लेक्चर वगैरह बच्चों मेरे किसी भी कोर्स वगैरह की डिटेल चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन को ढंग से जाके पढ़ो, मैंने सारी की सारी चीजें उसमें मेंशन कर रखी हैं कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से कोर्सेज मेरे देखने को मिल सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। क्वेश्चन पसंद आया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू बच्चों।